अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 15 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, कल हमने डिस्पोजल पे बात शुरू की थी, लेकिन आज मेरे एक दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर पास पेपर 4 आपने ना कराया पहले तो कोई बात नहीं है, आप बाद में करा दीजिएगा। अच्छा जी, ये जो हैंड आउट था लेक्चर 13 वाला, इसमें तो कोई सवाल नहीं बचा था, हो गए थे सारे। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक हैंड आउट दिया था उससे पहले कभी, लेक्चर 8 में गालिबन। ये सारी किताब से उठाए हुए सवाल हैं, कोई नई चीज़ इसके अलावा नहीं है, और इसीलिए मैंने हैंडआउट्स के अंदर, आज बुक आ जाएगी इंशाल्लाह, आज आप लोग बुक आएगी ज़रा सेकंड हाफ में, अगर आप लोग कॉलेज में हो तो आज ही ले लीजिएगा, वरना फिर कल क्लास में लेके आ जाइएगा। उसमें फिर मैं आपको 5 मिनट लगा के क्वेश्चन टिक करवा दूंगा जो जो हमने इन हैंडआउट्स में कर लिए हैं। फिर हैंडआउट्स को बेशक आप साइड पे कर दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है फिर इनकी दोबारा आपको, ठीक है। किया मैंने ये था हैंडआउट्स के अंदर के क्वेश्चन पास पेपर का उसी तरह से वो नंबर वही रहने दिया, ताकि नंबर फिर बाद में आप आसानी से मैच कर सकें, ठीक है। तो ये जो लेक्चर 8 के अंदर मैंने आपको हैंडआउट दिया था, असल में उसमें हमने ये बातें की थी कुछ, कि इनिशियल रिकग्निशन कब करते हैं, कब रिकॉर्ड करना है, फिर इनिशियल मेजरमेंट कितनी अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पे कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ था इंट्रो में, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था जब एसेट चल रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ खर्चे होते रहते हैं जिनको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में डे टू डे सर्विसिंग को एक्सपेंस आउट करते हैं, जबकि अपग्रेड कॉस्ट हो या रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट हो या मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग हो तो हम इसको कैपिटलाइज करते हैं, और उसके अपने रूल्स थे और हर एक के लिए हमने अलग अलग एग्जाम्पल भी की थी, इसमें कोई मसला। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही कुछ ये क्वेश्चंस थे एक दो जो इसी एरिया से रिलेट करते थे पास पेपर के, जिनमें एक पास पेपर 1 था और एक 4 था। ज़्यादा शोर 4 पे मचा हुआ है तो पहले 4 ही कर लेते हैं, ताकि फिर टाइम को देखते हुए डिस्पोजल की तरफ चले जाएं, 1 फिर किसी वक्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये पास पेपर 4 है, तो जिन बच्चों ने इसको नहीं ट्राई किया हुआ वो भी एक दफ़ा देख लें, इसको रीड करें, आपके पास 2 मिनट रीडिंग के हैं, जिन्होंने किया हुआ वो भी देख लें, कोई बात नहीं। रीडिंग यहाँ से शुरू किया करें, रिक्वायरमेंट्स। ये हैंड आउट 8 लेक्चर का हैंड आउट है, मतलब 8 में दिया था, आगे 8, 9, 10 पता नहीं कि 2-3 दिन चला होगा, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से पढ़ लें। बी पार्ट की फिलहाल सिर्फ बात कर रहा हूँ। किस किस के पास वैसे ये हैंड आउट नहीं है? 8 का हैंड आउट पढ़े, मंगवा लें 5-7, पता नहीं क्यों नहीं है, घर रह गए। चलिए, बहुत डिस्टर्बेंस हुई वैसे इस दफ़ा ना ये स्टार्ट में। अब ये जो कोई दिल में बढ़ के देखे ना, हालात बड़े ख़राब होते हैं उस्ताद के। बस ये एक उम्मीद है, एक हफ्ता बच्चे लगा के ना इंशाल्लाह साथ मिल जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं। एक बार साथ मिल जाओ, फिर रोज़ आ जाया करो, अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाओगे, बाकी आपने कुछ नहीं करना। अब आप लोगों की जो लेट आने वालों की एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, साथ मिलना है, और फिर जो पहले से आ रहे हैं और जो फिर बाद में साथ मिल जाएंगे, उनका काम क्या है, बस रोज़ आ जाना है, पढ़ा मैं लूँगा इंशाल्लाह, बाय हुक और बाय क्रुक। हाइब्रिड में बातें नहीं करनी आपने पहली रो में बैठ के, हाइब्रिड वाले मेरे बिल्कुल नज़र में है। यार मैं तो सोच रहा हूँ ये कैमरा ना सामने दरमियान में लगा देते, बॉयज थोड़ा सा दूर लग रहे हैं, वैसे तो नज़र आ रहे हैं, मुस्कुराना भी उनका, ठीक है ज़रा। यानी मैं बता रहा हूँ कि हाइब्रिड वालों पे मेरी सख्त नज़र होती है, इनसे ज़्यादा होती है क्योंकि करीब है ना। हाँ जी, पढ़ लिया होगा, ऐसा तो पढ़ देता है। रिक्वायरमेंट पढ़े चले मिलके। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13, 14 एंड 15 कंप्यूट रेलेवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड
इन इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। नोट्स जी, सॉरी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं हम। ठीक है, वैसे उन्होंने कहा फिगर्स निकालो, लेकिन हम क्या करें, हम एक्सट्रैक्ट्स ही बना देते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट वो सर्व हो जाएगी, कंप्यूट करके फिगर्स एक्सट्रैक्ट्स में शो भी कर देते हैं। ठीक है, वैसे भी तो आपने एक तरह से हेडिंग ही बनानी होगी। आप बताओ जी इनकम स्टेटमेंट में ये आना है, ये आना है, तो बैलेंस शीट में तो वही एक्सट्रैक्ट्स ही होते हैं, फ़र्क तो नहीं है। तो एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम 3 साल उसके। अच्छा, ए पार्ट तो ऐसे ही था, ए पार्ट तो सुकून से आपने व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन आइटम आल्सो स्टेट व्हाट आफ्टर जी क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हों ताकि उसको पीपी के तौर पे रिकॉर्ड करें। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर कहता है ऑल्सो स्टेट एट व्हाट अमाउंट सच आइटम शैल बी कैरिड आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन इफ एंटिटी इज फॉलोइंग रीवैल्यूएशन मॉडल। तो इसके लिए आपने कहना था उसको आपने रखना है रीवैल्यूड अमाउंट। अब तो आपको पता है रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, एक और चीज़ भी लेस होती है, वो भी स्टैंडर्ड हमने पढ़ा नहीं है, इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो असल पूरा फॉर्मूला तो इसका ये है कि रीवैल्यूड अमाउंट या कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। वो जब स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जनाब आपने बस लिख के बताना था, यूँ लिख देना था आपने कि एन आइटम विच इज subsequently measured using revaluation model shall be carried at its revalued amount less accumulated depreciation। और असल पूरी बात क्या है, लेस accumulated impairment loss if any। तो ये 2 नंबर के लिए, 2 नंबर है मेरे ख्याल में, इसके लिखे नहीं हुए, ये टोटल 10 में नहीं है, 2 नंबर इसके आई थिंक थे। एनीवेज, तो ये थ्योरेटिकल बातें इसी तरह की आती हैं बस, और क्या, जो पढ़ी होती हैं उसी में से ही आता है। आई टेस्ट है। अच्छा, टेस्ट के अंदर मैंने से एमसीक्यूज भी डाल दिए हैं 2। तो क्या एमसीक्यूज क्या होते हैं, तो टॉपिक तैयार है तो एमसीक्यूज उसी में से ही होते हैं ना। ठीक है, 30 नंबर का टेस्ट है, थोड़ा बड़ा बन गया, 55 मिनट टाइम में 5 मिनट एडिशनल रीडिंग टाइम डाल के 1 घंटे का टेस्ट है। लेकिन जिसने टेस्ट ना दिया उसकी खैर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बस अब वो पैकेज शैकेज ख़त्म हो गया है, रमज़ान ऑफ हो गया है, ईदों बाद अब हम ऑफिशियली आ चुके हैं और अब कोई माफ़ी नहीं है, नो मर्सी एट ऑल। ऑन 1 जनवरी 13 डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। लिस्ट प्राइस मशीन की आ रही है, लिस्ट प्राइस मतलब परचेज प्राइस जो उसके ऊपर लगी हुई है, फ्रेट चार्जेस ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग फॉर यूज़, स्टाफ ट्रेनिंग फॉर यूज़ ऑफ मशीन आपका एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना होता। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक ये होती है, मैं आपको बताऊं, एसेट के तौर पे कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी हो ना, तो सादा सा असूल है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप ये जो आप बचपन में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी एसेट की, रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस, असल में ओन्ड नहीं, लफ्ज़ क्या है, कंट्रोल्ड बाय बिजनेस ड्यू टू पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या होता है, नॉर्मली परचेज की वजह से आप किसी रिसोर्स को जब कंट्रोल करते हैं तो वो आपका एसेट है। अब अगर आपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी है और ट्रेन करके जब आपने उनको तैयार किया और वो तैयार होने के बाद निकल जाएं, तो क्या आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं? आप एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रेनिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करवाते हैं स्टैंडर्ड, इसलिए आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, इश्तिहार चलाते हैं, क्या आप कस्टमर को कंट्रोल कर लेंगे इश्तिहार चलाकर? तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट को आप एक्सपेंस आउट किया करते हैं। ठीक है, फिर प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कैपिटलाइज, परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये एसेट की कॉस्ट में तो नहीं ऐड होना, हाँ, लेकिन चूंकि उसने एक्सट्रैक्ट्स हमसे मांग लिए, अगर तो वो सिर्फ कहता ना कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ व्हाट इज दिस, प्लांट है, मशीन है, क्या है, मशीन, कहता ना कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मशीन, तो फिर हम इसको सिरे से इग्नोर कर देते सवाल में। लेकिन हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, इन पीएनएल में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। तो ये जो स्टाफ ट्रेनिंग भी आपने इग्नोर की है, ये एसेट की कॉस्ट में नहीं डालनी, लेकिन पीएनएल में तो एक्सपेंस जाएगा। फिर इसी तरह से ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड तो नहीं होनी, लेकिन पीएनएल में एक्सपेंस तो बनेगा। फिर उससे बड़ी बात क्या है, ये 3 साल का एक्सपेंस आज इकट्ठा पे कर दिया है आपने। एक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये इंशाल्लाह IAS 16 ख़त्म करके, अगर तो मैंने IAS 23 बाद में शुरू किया तो साथ ही मैं एक्रूवल पहले करवाता हूँ, तो एक्रूवल मैं रिवाइज करवाता होता हूँ। उसकी वजह ये नहीं है कि
आप सही पढ़ के नहीं आते, आप बहुत अच्छा पढ़ के आए होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक्रूअल भी अगर मैंने IAS 16 के बारे में कहा था ना, ये आलू है, आलू हर सब्जी में पड़ जाता है, हर गोश्त में, सब्जी में, तो वो भी मटर से कम नहीं है एक्रूअल, यानी वो भी हर जगह पे मौजूद मिलेगा आपको बहुत सारे टॉपिक्स में। फाइनल अकाउंट्स में उसकी एडजस्टमेंट है, कैश फ्लो के अंदर उसकी एडजस्टमेंट आएगी, NPO के अंदर उसकी एडजस्टमेंट नजर आएगी, एक्रूअल्स की एडजस्टमेंट आपको तो मतलब बार बार नजर आनी है, ठीक है। एक्रूअल का कॉन्सेप्ट बड़ा अहम है। तो तकरीबन हमारे 2 लेक्चर्स फुल फ्लैज 2 से 2.5 लेक्चर्स लग जाते हैं इस पर, ठीक है। तो वो जब हम कर लेंगे तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी को सामने रखते हुए भी मैं आपको इस सवाल के अंदर एक्रूअल की एडजस्टमेंट करा दूंगा कि अगर आपने कोई एक खर्चा आज पे किया और उस खर्चे से फायदा आपको अगले 3 साल आना है, तो वो सारा आज P&L में एक्सपेंस नहीं बन सकता, बल्कि प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बहरहाल एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होना, कुछ एक्सपेंस बनेगा, कुछ करंट एसेट्स में प्री पेड मेंटेनेंस कॉस्ट बन जाएगी, है वो भी एसेट ही लेकिन PPE नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती, बल्कि इसको आपने फॉर डेप्रीसिएशन यूज करना होता है, सही है, ओके। फिर ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस आ रहा है, पढ़ाया था आपको इनिशियल मेजरमेंट, अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी दूर की बात नहीं है। इनिशियल किस पे मेजर करते हैं, एट कॉस्ट, और उसमें क्या चीज होती है जी, परचेज प्राइस, जिसमें आपने ऐड करने होते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और लेस करने होते हैं ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट लेस कर देते हैं, ठीक है। वैसे डिस्काउंट ही लिखना बेहतर है, क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट भी अब नेट ट्रीटमेंट के मुताबिक यहीं पर ही नेट करना होता है आपने। खैर यानी इस डिस्काउंट्स को माइनस करते हैं और फिर सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करते हैं और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग को, ठीक है। तो डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट्स या डिस्काउंट्स क्या करते हैं जी, माइनस, कहाँ गया सवाल, बहुत दूर निकल गए थे हम जी। तो ये आपको आपकी परचेज प्राइस को जाके हिट करेगा और आप नेट कर देंगे इस परचेज प्राइस को इस डिस्काउंट की फिगर से। फिर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का क्या करें जी, अच्छा पहले किसी ज़माने के अंदर ना जी, पहले किसी ज़माने के अंदर इसको अदर इनकम बनाया जाता था। मैंने आपको डिस्काउंट की रिव्यू तो नहीं करवाई ना, ये भी करनी पड़ेगी किसी वक्त में, ठीक है। बहरहाल डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अदर इनकम के अंदर डाली जाया करती थी, ठीक है। और पेबल या क्रेडिटर्स नॉर्मली डेबिट होता है जो, ठीक है। अब ये एंट्री हुआ करती थी किसी ज़माने में। IFRS 15 आया, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, आपने ये इंट्रो में पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इसको यूज़ करके आगे चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इससे पहले डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस भी होता है, पता है ना आपको, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल या डेटर क्रेडिट करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। बस देखो ना, फिर ये पढ़ा हुआ है, इसी से ही तो फिर आगे मैंने अगली बात पढ़ानी है। अच्छा, अब ये जनाब एंट्री होती थी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की अदर एक्सपेंसेस में और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की अदर इनकम में, पुरानी बात है ये। IFRS 15 आया, उसने असल में तो सेल्स को टारगेट किया। मैं डिस्काउंट्स को रिवाइज जब कराऊंगा तफसील से कराऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर एक सवाल पकड़ेंगे, उसमें उसको डेट ऑफ परचेज से रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसकी सेटलमेंट करवाएंगे, तो सेटलमेंट डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट समझाऊंगा इंशाल्लाह। अभी ना समझ लें, अभी ना समझ लें, चलो बात आ ही गई है तो अब फिर देख लो ना, जो चीज़ आप छिड़वाते हो फिर उधर ही बंदा चल पड़ता है। अब मैंने डिस्पोजल कराना था, सब हम तुम्हारी शरारत है ये। चलो जी एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं कि वी परचेज्ड, मैं गुड्स की करता हूं बात और फिर फिक्स्ड एसेट भी उसी से ही बन जाएगा, ठीक है। वी परचेज्ड गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 200 रुपये, हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 200 रुपये एट हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 200 रुपये ऑन अकाउंट, ठीक है जी। सेलर अलाउड 5% ट्रेड डिस्काउंट on such a bulk quantity
परचेज, ठीक है। हमने इतनी बड़ी परचेज की कि सेलर ने हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं जी? बार्गेन डिस्काउंट, ठीक है, जो किसी प्रीवियस बिजनेस रिलेशन की वजह से आपको मिला है या किसी ब्लड रिलेशन की वजह से मिला है, ठीक है, उसी वक्त। ओके, इसकी एंट्री नहीं होती, अभी कर लेते हैं सारी बात, ठीक है। सेलर अलाउड 5% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ पे डेट्स डाल देते हैं। वी परचेज गुड्स ऑन यकम जनवरी 2020 वी परचेज गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 200 ऑन अकाउंट। का मतलब क्या है? उधार पे, ठीक है जी। और हमने इसके पैसे जो हैं वो देने हैं कोई 1 महीने बाद देने हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो सेलर है ना, जी सेलर, उसको भी पैसों की ज़ाहिर ज़रूरत होती है। अब उसने उधार पे चीज़ें बेची हुई हैं तो उसने हमें एक और इंसेंटिव दिया। उसने बोला कि इफ वी पे बिफोर 31st January 20 he will further allow 10% सेटलमेंट डिस्काउंट। इसको कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। मतलब अगर आपने 31 जनवरी से पहले पहले पेमेंट कर दी तो उसने कहा मैं 10% आपको और माफ कर दूंगा ताकि जल्दी पैसे आए, ठीक है। वी पेड ऑन 20 जनवरी 2020, यानी हमने दूसरे डिस्काउंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको दोनों किताबों के अंदर, यानी कि सेलर की किताबों में भी एंट्रीज करके दिखाऊंगा और बायर की किताबों में भी, ठीक है। अब पहले किसकी किताबों में एंट्री करना पसंद करेंगे बताएं? अब ये बात चली पड़ी है तो फिर चलो अच्छा है, वैसे ही बिल्कुल प्लान नहीं था। ऐसे ही होती है मेरी क्लास, तो पता है आपको, आपके हिसाब से जहाँ पे मुझे लगा ना थोड़ा सा कि आपको इस चीज़ में मसला, वैसे इंट्रो में जो चीज़ भी है मैंने यूज़ करनी, मैंने पढ़ानी है। जैसे मैंने आपको बताया था बैड एंड डाउटफुल डाटा, शुरू में बताया था, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो 6-7 दिन में आपने पूरा टॉपिक पढ़ा और पूरा सवाल अब यहाँ पे आना भी नहीं है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ करवाने के लिए इसको पढ़ाना है। तो वो इसके ऊपर हम तकरीबन कोई 1 दिन आधा दिन कहीं पे लगा लेंगे। एक्रूअल के ऊपर 1.5-2 दिन लग जाने। वैसे अगर कहीं कोई और टॉपिक यूज़ हो जाता है जैसे BRS, वैसे तो अब सिंगल एंट्री निकल गया, BRS को यूज़ होना नहीं। जहाँ पे कहीं पे कोई भी चीज़ इंट्रो की यूज़ होनी है वो आपको नहीं भी पढ़ी होगी किसी ने तो इस काबिल हम हो जाएंगे। वैसे तो पढ़ी होती है, लेकिन किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हो तो हम इतना पढ़ लेते हैं कि वो FAR में, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, आगे फाइनल में जितना ज़रूरत पड़ना है वो चलता चला जाए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए उससे परेशान नहीं होना कि इंट्रो में जो था भूल रहा होगा तो याद करा लूँगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब इन द बुक्स ऑफ, मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ, पहले किसकी बुक्स में करनी है जी? बायर, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बायर। वैसे एक बात बताऊँ, असल में तो इन द बुक्स ऑफ सेलर IFRS 15 लगा है, तो मैं पहले वही कराता हूँ, ठीक है, जो आपने पढ़ा भी हुआ है। इन द बुक्स ऑफ सेलर, ये पहले कर लेते हैं, क्योंकि आपने इंट्रो में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, जो फौरन आपने मुझे जवाब दिया है, वो इस रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, ठीक है। अब यकम जनवरी 2020 पर गुड्स बेची हैं, सेलर ने गुड्स बेची हैं, ठीक है। तो गुड्स जब बेची हैं तो उधार पे बेचेंगे तो क्या एंट्री करेगा? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। डेटर डेबिट ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं इसको, ठीक है। असल में तो बाहर आसान अल्फाज में डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट, बात यहां से शुरू हुई है ना। डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट, इसको बार्गेन डिस्काउंट भी कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट या बार्गेन डिस्काउंट। ठीक है जी। इस ट्रेड डिस्काउंट या बार्गेन डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, ठीक है। इसको ऐसे ना लिखिए, ऐसे। ट्रेड या बार्गेन डिस्काउंट
इसकी कोई एंट्री नहीं होती हमारी किताबों में। बेसिकली ये हमारी किताबों में आने से पहले ही नेट हो जाता है, ठीक है, सही है। ट्रेड डिस्काउंट जिसको कहते हैं, बार्गेन डिस्काउंट कहते हैं, रिबेट कहते हैं। अब इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस, it is deducted from list price and journal entry is passed with net amount। ठीक है जी, ऐसे ही सीखा हुआ है ना, तो नई चीज़ पढ़ाऊँ तो बता देना, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी एग्जाम्पल है, इसके हिसाब से तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। लिस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी थी, 200 रुपये, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस कर दिया हमने 5%। कितना बनता है, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट कितना बनता है, 10% बनता है, 10 रुपीज़ बनता है। यार कर ले भाई यार। अच्छा जी, तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया जी 200 का 5%, 10 रुपये आप फरमा रहे हैं, तो ये 200 में से 10 गए तो बाकी 10 तो नहीं होगा, 10 ही है, तो 190 बन गए। अब एंट्री किससे होनी है जी, इस 190 से। तो ये जनाब आपकी ट्रेड डिस्काउंट की, बार्गेन डिस्काउंट की ट्रीटमेंट आ गई, ठीक है, कि ये हमारी किताबों में आने से पहले ही निकल जाता है। किताबों के अंदर जो बात आ रही है शुरू ही कहाँ से होती है, किताबों वाली बात 190 से, ठीक है जी। चलो यार, ये इससे बेहतर नहीं लिख पा रहा, तो थोड़ा सा अच्छा। अब जनरल एंट्री क्या हो गई जी, डेटर, क्योंकि उधार पे चीज़ें बेची हैं, तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है जी, 190 से, इसको बाद में सेट करते हैं। उसके बाद जनाब हमने 2020 में जनवरी के अंदर ही 20 तारीख को पैसे पे कर दिए, तो जब हमें मिल गए, तो सेलर है, तो 20 जनवरी 2020 को जब हमारा कस्टमर पैसे लाएगा तो वो घर से 190 रुपये लेकर आएगा। नहीं, उसको भी पता है कि मैं 31 जनवरी से पहले आया हूँ, तो वो फिर 190 का 10% यानी 19 रुपये लेकर नहीं आएगा, बल्कि घर से लेकर ही कितना चलेगा। अब जब वो आया हमारे पास, तो हमें कैश कितना ला कर दिया उसने, ठीक है जी, कैश 190 में से भी 10% गए, मतलब 90% लिख दूं, 190 माइनस 10% ऑफ 190 कर दें, या 190 का 90% कर दें, कितना 171। और हमने उसको क्या कहा, ये तुम्हारी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। यानी ये नहीं कि वो 171 लाया तो हम कहेंगे अभी भी तुमने 19 रुपये अभी हमें और देने, ऐसा तो नहीं ना होता। बोलो, अब जिससे, ऐसे देखो, ऐसे 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 आपने बताना है, जिससे आने थे 190 उससे आए 171, खुशी की बात के गम की बात, ये तो दुख की बात है। जिससे आने थे 190 उससे आए कितने सिर्फ, तो फिर ये 19 रुपये का नुकसान हो गया आपको, दुख की बात है, इसको कहते हैं एक्सपेंस। अब इसको पहले कहा करते थे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, और ये डिस्काउंट अलाउड, यूँ लिखता हूँ बल्कि मैं, ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जो है ये जाया करता था अदर एक्सपेंसेस में। अभी ये ना नोट करना, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है जी, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, ठीक है, सही हो गया। अब इस पर IFRS 15 को हुआ एतराज़। उसको एतराज़ इस वजह से हुआ बच्चों, क्योंकि लोग पता है क्या करते थे, ये रेवेन्यू जो है ना, रेवेन्यू, इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड इसीलिए बना दिया गया। ये रेवेन्यू ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले लोगों की नज़र इसी पे पड़ती है, ऐसे ही है। तो लोग क्या करते थे जी, 200 रुपये की सेल बुक की और फिर नीचे जाके अदर एक्सपेंसेस के अंदर इसको एक्सपेंस बुक कर लिया।
अब इससे होता क्या था, अगर P&L की बात करें तो इससे होता क्या था, सेल्स नज़र आ रही हैं 200 की और नीचे लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, फिर लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस में जाके जहाँ पर तो जो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस होते थे उनके अंदर जाकर आपको नज़र आया करता था डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। कितना, ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, क्या IFRS 15 को क्या तकलीफ हुई थी, 19 सॉरी 190, 200 तो है ही नहीं, आई एम सॉरी 190 की सेल बुक कर ली और नीचे 19 रुपए का अदर एक्सपेंसेस में एक्सपेंस। IFRS 15 ने कहा नहीं ये तो नहीं सही बात, ठीक है, आपको इस सेल्स, इसको सेल्स डिस्काउंट भी कहते हैं, सॉरी वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसको सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं। का नहीं, आपने इस सेल के लिए, इस सेल को उधार पे किया सेल करने के लिए ना, तो इसी में से ही आपको डिस्काउंट मिला है, तो आपने इस डिस्काउंट को अदर एक्सपेंसेस में अब शो नहीं करना, बल्कि इसको सेल्स में से ही क्या कर देना है, माइनस, और नेट करके आपने सेल्स को शो करना है। तो नेट सेल्स कितनी बनी, तो ये जनाब IFRS 15 की चेंज थी, ठीक है। IFRS 15 ने तो आके सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर जो है ना ये गाइडेंस दी और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या करवा दिया, अदर एक्सपेंस की बजाय, ये मैं मिटा दूं, अदर एक्सपेंस की बजाय सेल्स, ठीक है, लिख कर काटूं या सही है ऐसे, अदर एक्सपेंस की बजाय क्या कर दिया जी उसने, सेल्स। तो डिस्काउंट अलाउड अब अदर एक्सपेंसेस की बजाय कहाँ पे डेबिट होता है, सेल्स में। अब IFRS 15 ने सिर्फ ये ट्रीटमेंट बताया था, लेकिन अकाउंटेंट्स ने फिर दूसरे एंगल पे भी इसी चीज को अप्लाई कर लिया कि अगर सेलर डिस्काउंट अलाउड को सेल्स में डेबिट कर रहा है तो फिर बायर भी डिस्काउंट रिसीव्ड को अदर इनकम में ना फेंके, फिर तो वो मिसमैच बन जाता है, एक की किताबों में कुछ दूसरे की किताबों में कुछ। तो फिर अकाउंटेंट्स ने दूसरी तरफ भी क्या कर दिया, परचेज पर डिस्काउंट अलाउड इनकम रिकॉर्ड होती थी, उन्होंने कहा जी इसको इनकम की बजाय परचेज में से ही नेट कर दे। असल में तो अकाउंटिंग तो यही हो रही है ना, देखो नेट में क्या हुआ, 190 की इनकम और 19 का एक्सपेंस, तो नेट में 171 की इनकम ही आई है। बिल्कुल ऐसे ही वहां पर परचेज 190 की और नीचे इनकम 19 की रखने की बजाय नेट कर दे परचेज और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम को, तो नेट में परचेज एंड एक्सपेंस, नेट में एक्सपेंस 171 पे ही आ जाना। तो वो सेम ट्रीटमेंट जो है वो इधर भी हुआ। तो इन द बुक्स ऑफ बायर में आप, ये मैंने पहले इसलिए करवाया क्योंकि IFRS 15 आपने इंट्रो के अंदर जो थोड़ा सा पढ़ा है वो ये पढ़ा था, ठीक है जी। मैं वही कह रहा हूं कि आपने IFRS 15 का यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि अदर एक्सपेंस की बजाय इसको कहां पे रखना होता है, लेकिन है तो ये इनकम ना, मैं ये समझा रहा था, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा था, पता नहीं वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो मैं इसलिए पढ़ा, वो भी अच्छी बात है। फिर तो हम तो रिवीजन कर रहे होते हैं। 1 जनवरी 2020 पर बायर ने अपनी किताबों में क्या एंट्री करनी है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जी, परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर या पेएबल, ट्रेड पेएबल भी कहते हैं क्रेडिट, कितने से जी, 190 से। अब ये जब घर से निकलेगा 20 को, तो ये घर से, इसको तो पता है ये कितने पैसे लेकर निकलेगा, तो 20 जनवरी 2020 को ये घर से लेकर निकला, क्रेडिटर इसने घर से निकलते हुए डेबिट कितने से किया, 190 से, और इसने जेब में कैश कितना डाला दराज से निकाल के, जिसको पे करने था 190, जिस लाइबिलिटी को पे करना, सेटल करना था 190 में, वो सेटल हो गई 171 में। नफा के नुकसान, जिसको पे करना था 190 उसको 171 में पे करके जान छूट गई, तो नफा या नुकसान। इसी नफे को पहले कहा करते थे आप डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, अदर इनकम के अंदर आप लिखा करते थे इसको डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम को। ये बचपन, लेकिन आपने नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मैं आपसे पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाया करता था, 19 रुपया अदर इनकम। अब कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस 190 पे और जीपी के बाद अदर इनकम के अंदर ये इनकम। लेकिन जब इधर ये ट्रीटमेंट आ गया तो अकाउंटेंट्स ने कहा फिर परचेज के केस में भी यही चलना चाहिए, यानी इसको भी अदर इनकम की बजाय कहाँ पे क्रेडिट कर दें। अब एक है अदर इनकम का रिकॉर्ड होना और दूसरा है एक एक्सपेंस का कम हो जाना, बात तो एक ही है। जैसे वहां पर हमने कहा था सेल पूरी रिकॉर्ड हो और फिर एक एक्सपेंस बुक हो, उसकी बजाय सेल्स को ही नेट कर दो, सेल्स को ही नेट कर दो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर परचेज पूरी रिकॉर्ड करें और अदर इनकम रिकॉर्ड करें, नहीं परचेज को ही नेट कर दो, ठीक है।
अब अगर मैं आपको ये एंट्री तोड़ कर करवाऊं कि जी कैश की एंट्री अलग करें, आपने कहना है जी क्रेडिटर डेबिट कितने से, ना कैश की क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 171 से, तो फिर 19 कहाँ गया जी, तो आप कहोगे जी वो तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की अगर कोई मुझसे एंट्री पूछे तो मैं कहूँगा क्रेडिटर डेबिट पुराने ज़माने में हुआ करता था अदर इनकम क्रेडिट, आजकल होता है परचेज क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये जनाब अलग से अगर कोई मुझसे पूछे सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री क्या है तो मैं उसको बताऊंगा क्रेडिटर डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस या इन्वेंट्री कह लें। और अगर इधर दो एंट्रीज अलग करनी हो तो कैश की एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से 171 से। तो भाई फिर 19 कहाँ गया, वो जी हमारा खर्चा हो गया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होता था, उसको अब कहाँ पे डेबिट कर देते हैं, यानी सेल्स इज एन इनकम तो वो इनकम ही कम कर देते हैं, सेल डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये मैंने ऊपर वाली एंट्री को जस्ट तोड़ के किया, ये बात समझ आई है। असल में मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउ करें तो उसकी एंट्री है सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की एंट्री क्या है, सेटलमेंट डिस्काउंट अगर रिसीव हो तो उसकी एंट्री है क्रेडिटर डेबिट। ठीक है, अच्छा अब ये जरा कहानी हो गई है पूरी। तो कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट, भाई इसकी तो जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ सेलर क्या एंट्री होगी और बायर क्या एंट्री होगी। सेलर अगर है तो वो क्या एंट्री करेगा सेटलमेंट डिस्काउंट की, जल्दी से बोलो, नीचे छुपा दिया है, सेल्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, डेटर ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी, और अगर बायर है तो वो क्या एंट्री करेगा, क्रेडिटर डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। अच्छा अब ये पता है ना, परचेज भी कह सकते हैं इसको, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। परचेज जो है वो अनसोल्ड हो, तो यानी कि यही अगर मैं परपेचुअल सिस्टम से एंट्री कर लूँ तो बन जाएगी इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और फिर ये डिस्काउंट उसी इन्वेंट्री को ही कम कर रहा है। ठीक है, यानी बेसिकली इन्वेंट्री की कॉस्ट को ही हम कम कर लेते हैं। अब यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, कोई मसला है तो बताएं, रिवीजन हुई थोड़ी सी, फायदा हुआ। अच्छा अब हमने गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस नहीं खरीदी, बल्कि हमने IS 16 वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा, खरीदने पे ट्रेड डिस्काउंट मिला, और फिर सेटलमेंट जल्दी की होगी तभी सेटलमेंट डिस्काउंट भी मिला, इस सवाल में लिखा होगा। अब गुड्स खरीदी तो परचेजेस डेबिट की थी या इन्वेंट्री डेबिट किया था, अगर एसिड खरीदा है तो PPE डेबिट हो गया। हुआ किससे, 190 से, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। फिर जल्दी पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट मिल गया। अब इसका ट्रीटमेंट ना IFRS 15 ने बताया था, ना IS 16 में कोई चेंज आया था, तो ये फिर जब चेंज आई थी ना IFRS 15 की, तो फिर ICAP से भी हमने पूछा था, और फिर वैसे अकाउंटेंट्स का जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर फिर ICAP ने ये क्लैरिफिकेशन दी थी कि अगर सेटलमेंट डिस्काउंट भी आ जाए तो आप फिक्स एसेट केस में भी आ जाए सेटलमेंट डिस्काउंट, तो आपने उसका ट्रीटमेंट सेम करना है जैसे आप गुड्स खरीदने के लिए सेटलमेंट डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और वो ट्रीटमेंट क्या है, क्रेडिटर या पेएबल डेबिट करके फिक्स्ड एसेट का, परचेज नहीं, वहां पर परचेज तो गुड्स की होती है ना, परचेजेस या इन्वेंट्री ये तो गुड्स का था ना, फिक्स्ड एसेट अगर खरीदा तो उसकी पहली एंट्री क्या होगी, PPE डेबिट पेएबल क्रेडिट। फिर पेमेंट करने गए तो क्रेडिटर 190 से डेबिट, कैश 171 से क्रेडिट, तो फिर ये क्रेडिट कहां डालें, अदर इनकम में डाल नहीं सकते, परचेजेस ये है नहीं, क्या चीज है, फिक्स्ड एसेट, तो PPE में से। इसका मतलब, इतनी लंबी कहानी का मतलब, भाई की आंख खुल गई अब, इतनी लंबी कहानी का मतलब क्या है, सिर्फ इतनी सी बात, ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे सेटलमेंट डिस्काउंट हो, आपने उसको फिक्स एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देना है। ओके, इतनी लंबी कहानी, सिर्फ इतनी सी जुमला लिख देता तो अच्छा नहीं था, लेकिन क्या करें लॉजिक वालों का है जी। जी कोई क्वेश्चन, क्रेडिटर पेएबल, हाँ नॉर्मली वैसे तो क्रेडिटर से भी बेहतर लफ्ज क्या है जो अब इस्तेमाल होता है, वो ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल गुड्स के लिए यूज होता है, और पेएबल फॉर PPE होगा, पेएबल फॉर मशीन, पेएबल फॉर प्लांट वो दूसरों के लिए। ट्रेड पेएबल जो होगा वो क्रेडिटर है, वो गुड्स वाला है। ठीक है, और गुड्स हम सेलिंग पर्पस के लिए जो खरीदते हैं। ठीक है, बाकी कोई नहीं, इतना मसला ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चलता है।
लेकिन असल बात तो ये ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स को कहते हैं, जो बचपन आप क्रेडिटर्स कहते हैं ना, असल लफ्ज क्या है वो ट्रेड पेएबल्स। ये वो उधार है जो आपने उन चीजों के लिए पे करना है जो चीजें आपने आगे बेचनी है। जबकि पेएबल फॉर मशीन ये वो उधार है जो आपने वो मशीन लगा रखी है, वो बेचने के लिए थी, वो यूज के लिए थी, उसके लिए पैसे देने, तो उसको आप पेएबल फॉर मशीन कह देते हैं। बाइफरकेट करने के लिए हैं तो दोनों ही लायबिलिटीज, ठीक है, ओके। लेकिन ट्रेड पेएबल्स जो गुड्स खरीदी फॉर सेलिंग पर्पस उन वाला, और अदर पेएबल्स वो जो फिक्स्ड एसेट के लिए या किसी और के लिए लोन सब कुछ है, वो सब अदर पेएबल्स में आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एक्टिविटी वाला पेएबल ट्रेड पेएबल। उसके अलावा ट्रेडिंग क्या होती है? चीजें खरीदना और बेचना। ये तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? मुझे लगता है आ रही है। अच्छा जी, अब ये इतनी लंबी कहानी के बाद हम वापस आ गए। तो भाई सेटलमेंट डिस्काउंट भी क्या करना है आपने। अब थोड़ा ये चूंकि पुराना सवाल है, ये मैं आपको बताऊं ये सवाल पुराना है, यानी ये जिस अटेम्प्ट में आया था ना जी, तब तक IFRS 16 नहीं IFRS 15 नहीं आया हुआ था। तो तब तक ये ट्रीटमेंट होता था कि ट्रेड डिस्काउंट एसिडी कॉस्ट में से माइनस कर दें और सेटलमेंट डिस्काउंट को अदर इनकम में ही रखें, ठीक है। अब इसलिए इसका सोल्यूशन ICAP ने जो दिया था उसकी तो क्लैरिफिकेशन है कोई नहीं, लेकिन अब हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग के साथ डिसाइड करते हैं। 9200 में से तो 5% माइनस होकर नेट अमाउंट आ गई। अब सेटलमेंट डिस्काउंट के लिए क्या 3% 9200 पे ही लगना चाहिए? नहीं ना लगना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट तो सेटलमेंट उधार के सेटल करने के ऊपर मिलता है ना। तो हमने तो 9200 पे ही नहीं करना था, बल्कि 9200 का 95% पेएबल बना था। तो फिर मेरे हिसाब से हमें 9200 के 95% पे फिर सेटलमेंट डिस्काउंट लेना चाहिए, ठीक है। चलें यार, बहुत लंबी बात हो गई, ये बिल्कुल मेरे प्लान में नहीं था। अब यहां से क्या निकल आएगा हमारे पास? कॉस्ट ऑफ प्लांट या मशीनरी, ठीक है। कॉस्ट निकल आई। अब उसको हमने क्या करना है? कैपिटलाइज। किस दिन? वो कह रहा है 1 जनवरी पे इन्होंने एक्वायर किया है। अलग से कोई डेट अगर नहीं बताई कि रेडी टू यूज फलां दिन हुआ है, तो फिर नॉर्मल असम्पशन क्या है? 1 जनवरी को ही रेडी टू यूज भी है, लेते साथ ही रेडी टू यूज है, ओके। टेस्ट रन वगैरह करके सब कुछ करके वो इकट्ठा एक दिन हो गया होगा, हमें इससे क्या। या तो अलग बताता 1 जनवरी को एक्वायर किया है और टेस्ट रन वगैरह करके मार्च को वो रेडी टू यूज हुआ है, तो हम डेप्रिसिएशन के लिए 1 मार्च से शुरू कर देते। लेकिन ऐसी कोई बात अलग ना लिखी हुई हो तो फिर नॉर्मल असम्पशन क्या है? 1 जनवरी को। अब एडिशन हमने रिकॉर्ड करना है 1 जनवरी 13 को, तो एडिशन के अंदर अब ये वर्किंग करके कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट निकल आई, एडिशन रिकॉर्ड हो गया, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी 1 जनवरी 13 से। अब उसके बाद अगला काम आता है डेप्रिसिएशन का। रीवैल्यूएशन तो इसमें नहीं थी ना, आज तब पढ़ी नहीं थी हमने। अब ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब ये भी एक चीज बताने वाली है। क्या कर लिया आप लोगों ने रीवैल्यूएशन? आज कर लिया आप लोगों ने वैसे रीवैल्यूएशन? आज तो छेड़ दिया ना मुझे, मैं इसीलिए कह रहा था इसको छोड़े। एस्टिमेटेड लाइफ किस में गिवन है? एक और एग्जाम्पल आती है हमारी जिंदगी में, ये एग्जाम्पल 1 आज हमने की। ये असल में हमारी क्लास एग्जाम्पल्स होती है ना जी, ठीक है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये गांधी पढ़ रहा है यार। We purchased a plant costing rupees 10,000 on 1 मार्च 2024, ठीक है। प्लांट can produce 500 units in its total life, ठीक है जी। प्रोडक्शन is carried out as follows। सवाल बनते जा रहे हैं जी। 2024 में खरीदा। अब ये हमने ना एक कार बनाने के लिए प्लांट लगाया है, ठीक है, और वो कार की शक्ल की टैंक जैसी, हमने कहा टैंक जैसी कारें हमने बनानी, ठीक है। अब वो नई किस्म की कार है, तो पहले साल में उसकी कोई इतनी डिमांड थी नहीं, तो हमने लेट से प्रोडक्शन की है कोई
50 कारों की भाई कह रहे हैं। आपने क्यों कहा है 50 कार? उससे कहना होता है। अच्छा जी, अजम्पशन वाला डेटा। अच्छा जी, 50 कार्स। ओके, उसके बाद लोगों ने देखा यार बड़ी कारें हैं उस्ताद, बेहतरीन कारें हैं जी, तो कारें हमारी मशहूर हो गई, टैंक कार टैंक कार टैंक कार हैं जी, कारें हर तरफ टैंक ही टैंक, सड़कों पे टैंक कार हैं जी। दुश्मन भी डर गया कि ये तो सड़कों पे भी टैंक लेकर फिरती है आवाम है जी। तो हमने अच्छी खासी प्रोडक्शन कर दी जनाब, तकरीबन कोई 200 कारें बना दी हमने दूसरे साल में। 25 2025 में हमने 250 कारें बना दी, जरा मुकाइए भी ना 3 कुछ साल से। उसके बाद 2026 आया तो 200 कारें बना के बस प्लांट हमारा खत्म, फुली डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, अब आपको बताया था पैटर्न ऑफ बेनिफिट के साथ मैच करना है आपने डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन मेथड ऐसा हो कि पैटर्न ऑफ बेनिफिट से मैच करे। अगर एसेट बराबर फायदा दे रहा है तो स्ट्रेट लाइन ले लो, बराबर है। अगर एसेट का फायदा हर साल कम होता जा रहा है तो रिड्यूसिंग बैलेंस ले लो, कम हो रहा है, पहले साल कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, सुभान अल्लाह। तो फिर एक ही मेथड बचता है, और वैसे भी लाइफ हमें गिवन ही किस में है, यूनिट्स में। अच्छा, इसको आर्स मेथड भी कहते हैं, यूनिट्स मेथड भी कहते हैं, माइलेज मेथड भी कहते हैं, यानी इसकी लाइफ आर्स में भी हो सकती थी। एक मशीन है जनाब 10,000 घंटे पूरी जिंदगी में चल सकती है, तो जितने घंटे जिस साल में चलाए हैं वो, वैसे बल्कि हमारा सवाल यही है। खैर, रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक बात और भी बीच में ऐड कर लें, रेजिडुअल वैल्यू भी इसमें मैं डालना भूल गया हूँ, तो लिखो जी रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट एट एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 0। क्यों भाई? 1000 रुपया इसकी रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। रेजिडुअल वैल्यू इज ₹1000, ठीक है जी। अच्छा, अब प्रोडक्शन इज कैरिड आउट एज फॉलोज। अपना सवाल है ना, तरतीब बस बना ली। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड बुक वैल्यू फॉर 2024, 25, 26, 2024 टू 2026, ठीक है, सही है। अब उसको बताने की जरूरत नहीं होती यहां पर कि कौन से वाला मेथड यूज करना है, क्योंकि मेथड यूज यही हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप लिख लें आगे यूजिंग आउटपुट मेथड, ठीक है, ओके। अब आउटपुट मेथड को यूज करना है, यूजिंग आउटपुट मेथड। अगर आउटपुट मेथड को यूज करना है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए डेप्रिसिएशन का। तो इसके लिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट मेथड का फॉर्मूला यहां पे ले लें जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो कॉस्ट माइनस, वेरी गुड, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ। टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ वो यूनिट्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, ठीक है, इनटू लाइफ पास्ट इन रेलेवेंट ईयर, ठीक है। अब वो अगर आवर्स में गिवन है तो यहाँ पे आवर्स आ जाएंगे, यूनिट्स में गिवन है तो यूनिट्स आ जाएंगे। यानी बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट को जब लाइफ आवर्स या यूनिट्स वाली से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन पर यूनिट या पर आवर आ जाती है। अब जितने यूनिट्स या आवर्स बने साल में उतनी डेप्रिसिएशन, सादा सी बात है, ये कोई मेथड समझाने पढ़ाने वाला थोड़ा, ये तो कॉमन सेंस यूज करके भी बच्चे यूज कर सकते थे। एनीवेज, मेरा मकसद बताना था ना जी, ठीक है। अब मैं उसी तरतीब पे करता हूं अपने सवाल को, डेट, डिस्क्रिप्शन और प्लांट। इसी को ही आगे आप 3 कॉलम डाल लें तो रीवैल्यूएशन भी बीच में ऐड हो जाती है, ठीक है ना। अब 1 मार्च 2024 को हमने एसिड खरीदा, कॉस्ट इसकी कितनी है जी? 10,000 रुपये, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन की बारी आई तो हमने कहा जी 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय, कितने यूनिट्स बना सकता है?
500 और पहले साल में कितने बने 50। कितना जी? इंटू 10/12 भी तो करना था जी। नहीं करना श्योर भाई। यही बताने के लिए मैंने डेट यकम जनवरी की बजाय यकम मार्च डाली है। आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, उसमें फ्रैक्शन लगना है, लेकिन आपका आउटपुट मेथड इसमें फ्रैक्शन नहीं लगता है। सम ऑफ ईयर में नहीं लगता। फ्रैक्शन क्यों नहीं लग रहा? हमने महीनों के हिसाब से डेप्थ नहीं चार्ज करनी, बल्कि यूनिट्स के हिसाब से करनी है। ठीक है, तो इसके साथ ही लिख लो यहाँ पर स्टार लगा के, आउटपुट मेथड में कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगना। आउटपुट मेथड में डेप्थ निकालते हुए कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगेगा। ये जान के मैंने इसलिए यकम मार्च लिखा था, मुझे पता था 10/12 कराएंगे मेरे बच्चे। हाँ भाई 900 बुक वैल्यू बताओ। ठीक है, ये जनाब हमारी बुक वैल्यू आ गई। अब ये 31 दिसंबर 2024 पे पहुंच गया। ठीक है यार, इतना कुछ रहता था इस सवाल में, रह नहीं देते इस सवाल को, है ना। चलो कोई बात नहीं, उनको टाइम मिल गया जिन्होंने आज रीवैल्यूएशन ही और पढ़ जानी थी उनके गले डिस्पोजल वाली। अल्लाह की तरफ से ही होता है जो होता है। अच्छा जी, अब हर साल की डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला वही है, 10,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 500। ये पर यूनिट हमने डेप्शन निकाल ली हुई है, तो बार बार ना भी लिखें, पर यूनिट डेप्शन निकाल लें, तब भी आप हर साल में डेप्शन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज अब अगले साल में कितने यूनिट्स बन गए जी? 4500। बुक वैल्यू कितनी बच गई? 4600। ठीक है जी, पूरा कर ही देते हैं फिर इसको, अपना से सवाल है जी। वैसे फिर कहीं से सोल्यूशन तो इसका मिलना नहीं, वैसे क्या ज़रूरत होती है ऐसी आसान चीज़ों के सोल्यूशन की, है ना। उसके बाद जनाब 2026 आया, तो डेप्रिसिएशन के लिए अगेन फॉर्मूला सेम, 10,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 1,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, गिवन है यूनिट्स की फॉर्म में, इनटू कितने यूनिट्स बने 200। आंसर इज, और जनाब हमारा एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया। एंड पे रेजिडुअल वैल्यू ही बचनी चाहिए थी, और अगर रेजिडुअल वैल्यू मैंने अज्यूम ना की होती तो फुली डेप्रिशिएट हो गया होता, पर वो ज़रा याद कराना था ना फॉर्मूला के अंदर के माइनस रेजिडुअल वैल्यू भी करना होता है। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारा आउटपुट मेथड था जो आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ था, और जो मैंने FAR के अंदर आपको नहीं पढ़ाया था, और मैंने कहा था जब कभी मौका आएगा कर लेंगे। जब मेरे पे पड़ती है मैं करा देता होता हूँ, तो मेरे पे पड़ गई, मैंने करा दिया। दोनों चीज़ें मेरे पे आज पड़ गई थी, डिस्काउंट की डिस्कशन भी, और तो ऐसे अलग से इंट्रो की क्लासेस मैं नहीं कराता होता, बीच में ही चलती है, और यही अच्छा तरीका भी है, अलग से बोझ नहीं पड़ता। कोई इंट्रो की रिवीजन में पहले 1 हफ्ता कराता रहूँ, नहीं भाई, बस साथ साथ कर रहे हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ पे रिवाइज किया, यहाँ पे साथ ही अप्लाई कर लिया, और फिर आगे अप्लाई होता रहेगा, तो इसमें मसला नहीं होता, बोझ नहीं पड़ता आपको। ले जी, इसी सवाल में पहली बार करा सकता था, पर वो फिर मजा नहीं आता। अब ये 2 दफा हो गया, आउटपुट मेथड रिवाइज हो गया, अब सवाल में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने पे कोई पाबंदी नहीं है इस क्लास में, हैं? नहीं, बस फिर हमने 500 यूनिट ही। अच्छा, एक और मजे की भाई कह रहे हैं 500 यूनिट से ज्यादा नहीं बना सकता। भाई वो बनाने वाले ने कहा था 500 यूनिट ही बनाएगा, उसके बाद अगर कुछ और बना दे तो बना दे, फिर फुली डेप्रिशिएट हो जाता है, उसके बाद चल सकता है, लेकिन डेप्रिशिएट नहीं होगा। डेप्रिशिएट तो हमने पूरा कर दिया है ना। लेकिन एक और बात भी बताता चलूं, बनाने वाले ने कहा था कि हम 500 यूनिट्स ये बनाएगा, हमारा 500 गाड़ियां बना देगा हमारा प्लांट, लेकिन हमारी नीयत ही 450 बनाने की है, तो फिर 500 रेलेवेंट नहीं रहेगा, 450 रेलेवेंट होगा, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, मतलब यूं होता ना कि मैं यहाँ पे कहता जी मैंने यहाँ पर टोटल बनाने ही कितने हैं जी 450, तो मेरी यूजफुल लाइफ 450 होनी थी, फिर मैं 450 डिवाइड करता, और ठीक है, बहरहाल ये फिर कभी देख लेंगे। ये वैसे तो मेरे ख्याल में FAR के अंदर ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में 1-2 जगह जाके शायद ये एस्टीमेट वाला कॉन्सेप्ट आना है। बहरहाल हमारा एस्टीमेट क्या है, 500 हो सकता है, ये 1000 यूनिट बना सकता हो, फिर भी 500 हमारे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हमने 500 ही सोचा है। ठीक है, यूजफुल लाइफ। कोई क्वेश्चन? और जी स्टूडेंट, क्योंकि वो हमने स्टार्ट में सोचा था कि ये अपनी लाइफ के एंड पे इतने पैसे हमें मिल जाएंगे इससे। ठीक है,
हाँ तो फिर कुछ ना कुछ कबाड़िए को बेच के मिल जाता है, और रेजुअल वैल्यू से कंपैरिजन होगा सेल प्रोसीड का। अगर तो 1000 से ऊपर आ गई तो गेन होगा, नीचे आई तो लॉस होगा, वो एक्चुअल हो जाता है फिर। ठीक है, चार्जर नहीं सी लाना है, नहीं सी लाना चार्जर। यार इतना सीरियस आदमी हो, मैं उसी के साथ मजाक करता हूँ। हमारी क्लास का सबसे सीरियस बच्चा है ना? नहीं है ऐसा? हम क्लास के बाद गपशप लगाते होते हैं, भाई पार्ट 2 शुरू कर लो भाई। आमिर भाई ने इशारे करने शुरू कर दिए।